आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने 2013 में मुंबई बल्कि पूरे देश को ही आप कह सकते हैं हिला कर रख दिया था। शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार कांड। हाँ, ये वाकया वाकई बहुत ही परेशान करने वाला था। और इसकी जो गूंज थी वो आप देखिए, कानूनी गलियारों से लेकर समाज तक हर जगह महसूस की गई। बहुत मुश्किल सवाल इसने खड़े किए थे। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर एक काफी डिटेल्ड लेख का हिस्सा है जो पूरी कहानी बताता है। मतलब घटना से लेकर फिर जांच कैसे हुई, कोर्ट में क्या चला, नतीजे क्या निकले, सब कुछ। जी। तो आज हम उसी सोर्स के आधार पर कोशिश करेंगे कि इस केस के परते खोलें कि असल में हुआ क्या था, जांच किस तरफ गई, अदालत का क्या रुख रहा और इसका मतलब क्या है समाज के लिए। और ये जानना भी जरूरी है, देखिए, कि ये घटना दिल्ली के निर्भया कांड के सिर्फ 8 महीने बाद हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही वक्त। तो उस वक्त एमले थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक उबाल सा था। पूरे देश में गुस्सा था, बेचैनी थी। और शक्ति मिल्स केस ने उस बहस को और तेज कर दिया। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है, जैसा आपने कहा, कि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग गैंग रेप की घटनाएं थी। अच्छा। जी, और कुछ अपराधी जो थे वो दोनों में कॉमन थे। ये बात इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। तो चलिए पहली घटना से शुरू करते हैं जिसने ये पूरा मामला सुर्खियों में ला दिया। फोटो जर्नलिस्ट वाला केस। हाँ। तारीख थी 22 अगस्त 2013, शाम का वक्त था, करीब 6:45 बजे होंगे। जी, लगभग 6:54 का टाइम बताया जाता है। हाँ, जगह थी मुंबई के लोअर परेल इलाके में, वो जो वीरान पड़ी शक्ति मिल्स है। सुना है वो जगह बिल्कुल मतलब शहर के बीचों बीच एक तरह से भुला दी गई थी। बिल्कुल, वो वीरान मिल परिसर अपने आप में एक अजीब सी जगह थी। मतलब शहरी क्षय जिसे कहते हैं, अर्बन डिके, उसका एक नमूना। और वहीं पर एक 22 साल की युवा फोटो जर्नलिस्ट जो एक जानी मानी अंग्रेजी मैगजीन में इंटर्न थी। अच्छा, इंटर्न थी वो? हाँ, इंटर्न थी वो। अपने एक पुरुष सहकर्मी के साथ वहां पहुंची थी। शायद वो शहर के इसी बदलते या कहें उपेक्षित चेहरे पर कोई फोटो स्टोरी कर रही थी। और फिर जो हुआ वो तो बहुत ही भयानक था। हाँ। उन पर 5 लोगों ने हमला किया। 4 एडल्ट्स थे और एक नाबालिग। जी। पहले उन्होंने लड़के को, जो सहकर्मी था, उसको काबू में किया, बेल्ट से बांधा, पीटा भी। हे भगवान। और उसके बाद उन्होंने युवती को अलग ले जाकर 5 ने बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया। ओफ। और सिर्फ यही नहीं रुके वो, उन्हें चुप कराने के लिए टूटी हुई बियर की बोतल गले पर रखकर जान से मारने की धमकी दी। ये तो मतलब दरिंदगी की हद है। बिल्कुल। और फिर उनकी नग्न तस्वीरें भी लीं, धमकी दी कि सोशल मीडिया पर डाल देंगे, ब्लैकमेल करने की कोशिश। ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था, ये तो पूरी तरह से मानसिक तौर पे तोड़ने की कोशिश थी। हाँ, और उसके बाद आप सोचिए, उन अपराधियों ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपराध स्थल को साफ करें। क्या मतलब, सबूत मिटाने के लिए? जी, ये पूरी हैवानियत करीब 20-30 मिनट तक चली। फिर 7:15 बजे के आसपास दोनों को पास के रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दिया। क्या गुजरी होगी उन दोनों पर, कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। किसी तरह वो लड़की हिम्मत जुटा पाई, अपने सहकर्मी को बताया कि क्या हुआ। फिर वो टैक्सी लेकर जसलोक अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला कि युवती को बहुत गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। ओह। हालत इतनी सीरियस थी कि उन्हें फौरन आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। और इस सब के बाद, इस सदमे से उभरकर उन्होंने 26 अगस्त को पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया। जी, और अगले दिन 27 अगस्त को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, कहानी यही खत्म नहीं होती। हाँ, आपने बताया था कि इसी जगह पर कुछ ही वक्त पहले एक और ऐसी ही घटना हुई थी। जांच के दौरान सामने आई, जो और भी चौंकाने वाली थी। ठीक 1 महीने पहले, मतलब 31 जुलाई 2013 को, उसी शक्ति मिल्स कंपाउंड में एक और गैंग रेप हुआ था। उसी जगह पर? हाँ, उसी जगह पर। उस मामले में विक्टिम एक 18 साल की लड़की थी। टेलीफोन ऑपरेटर थी, वो किसी कॉल सेंटर में काम करती थी। और उस मामले में क्या पैटर्न वही था? दुर्भाग्य से हाँ, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां थी जब उन पे हमला हुआ। अच्छा। इस केस में भी वही हुआ। बॉयफ्रेंड को बांध दिया गया और लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया। 5 लोगों ने? जी, और सबसे ज्यादा दहलाने वाली बात यह थी कि इन 5 में से 3 लोग वही थे जो बाद में फोटो जर्नलिस्ट केस में भी पकड़े गए। क्या कह रहे हैं आप? मतलब विजय जाधव, कासिम शेख और मोहम्मद सलीम अंसारी? बिल्कुल, ये तीनों, इनके साथ 2 और लोग थे उस वक्त। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये अपराधी इतने बेखौफ थे कि उसी जगह पर बार बार ऐसे घिनौने काम कर रहे थे। हाँ, ऐसा ही लगता है। उस 18 साल की लड़की का क्या हुआ फिर?
वो बेचारी इतना ज्यादा डर गई थी इस हादसे से कि उन्होंने मुंबई ही छोड़ दिया। वो अपने घर, अपने राज्य छत्तीसगढ़ वापस चली गईं। ओह, तो उन्होंने शुरू में शिकायत नहीं की होगी। नहीं, शुरू में नहीं की, लेकिन जब अगस्त में फोटो जर्नलिस्ट वाले मामले की खबरें मीडिया में आई, टीवी पर, अखबारों में, तब शायद उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने फिर 3 सितंबर 2013 को आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन अपराधों का शिकार कौन हुआ और इन्हें करने वाले कौन थे। एक तरफ वो 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट, एक उभरती हुई पत्रकार जिसके अपने सपने थे, करियर था। जी। उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आईं, पर शुक्र है कि कोई परमानेंट फिजिकल डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है मानसिक आघात तो बहुत गहरा रहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने बाद में थेरेपी भी ली, अपनी पहचान तो गोपनीय रखी, लेकिन फिर भी एक मिसाल कायम की। उन्होंने दूसरी रेप सर्वाइवर्स की मदद के लिए एक फंड भी शुरू किया। हाँ, ये बहुत हिम्मत की बात थी। और दूसरी तरफ वो 18 साल की लड़की, कॉल सेंटर कर्मी, वो हादसा उन्हें इतना डरा गया कि उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। और दोनों ही मामलों में उनके साथ ही फोटो जर्नलिस्ट के सहकर्मी और टेलीफोन ऑपरेटर के बॉयफ्रेंड, वो भी तो विक्टिम थे एक तरह से। शारीरिक चोटें भी आईं और मानसिक असर भी हुआ होगा। यकीनन। ये दिखाता है कि ऐसे अपराधों का असर कितना व्यापक होता है, सिर्फ विक्टिम पर नहीं, उनसे जुड़े हर इंसान पर। अब बात करते हैं अपराधियों की। फोटो जर्नलिस्ट मामले में जो 5 लोग पकड़े गए, उनका क्या बैकग्राउंड था? देखिए, फोटो जर्नलिस्ट केस में 5 आरोपी थे। 3 मुख्य थे। विजय जाधव, उम्र 19 साल, कासिम शेख 21 साल का और मोहम्मद सलीम अंसारी 27 साल का। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि ये तीनों पहले भी छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहे थे। मतलब वो आदतन अपराधी थे, जिनको हम रिपीट ऑफेंडर्स कहते हैं। अच्छा, तो इनका रिकॉर्ड था पहले से। गंभीर अपराध था। और पांचवा एक नाबालिग था, उम्र करीब 17 साल बताई गई थी। और टेलीफोन ऑपरेटर वाले मामले में कौन थे? उसमें ये 3 मुख्य आरोपी जाधव, शेख, अंसारी तो थे ही, इनके साथ 2 और थे। मोहम्मद अशफाक शेख 26 साल का और एक दूसरा नाबालिग। इनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी? मतलब ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? ज्यादातर गरीब तबके से थे, आसपास की बस्तियों में ही रहते थे। और वो जो वीरान शक्ति मिल्स कंपाउंड था, वो उनके लिए एक तरह का अड्डा बन गया था। अड्डा मतलब छिपने की जगह, शायद नशा वगैरह करने की जगह। वो उसे अपनी टेरिटरी जैसा समझते थे। फोटो जर्नलिस्ट मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तो काफी तेजी दिखाई, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। मुंबई पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। शायद इसमें निर्भया कांड के बाद जो माहौल बना था और मीडिया का जो प्रेशर था, उसका भी असर रहा हो। उन्होंने 20 टीमें बनाई। 20 टीमें? जी, 20 टीमें। पीड़िता के सहकर्मी का बयान बहुत अहम था। फिर घटनास्थल से मिले सुराग, मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैकिंग और जो मुखबिरों का नेटवर्क होता है पुलिस का, उन सब का इस्तेमाल किया गया। और इस तेज कार्रवाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत प्रभावी था। फोटो जर्नलिस्ट मामले के सभी 5 आरोपियों को, अब सोचिए, घटना के सिर्फ 65 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 65 घंटे? ये तो वाकई बहुत तेज कार्रवाई है। हाँ, ये मुंबई पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी गई उस वक्त। गिरफ्तारी के बाद फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई होगी। चार्जशीट वगैरह कब फाइल हुई? जी, सितंबर 2013 तक दोनों ही मामलों में चार्जशीट फाइल हो गई थी। फोटो जर्नलिस्ट वाले मामले में तो चार्जेस बहुत संगीन थे। आईपीसी की धारा 376D यानी गैंग रेप, 377 जो अप्राकृतिक यौन संबंध है, मतलब यौन हमले के दूसरे रूप, 506 जान से मारने की धमकी, ऐसी करीब 13 गंभीर धाराएं लगाई गईं। और वो तस्वीरें लेने वाली बात, हाँ, उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए। फिर मामला अदालत पहुंचा होगा। सुनवाई कहाँ हुई? क्या नॉर्मल कोर्ट में या कोई खास व्यवस्था थी? नहीं, मामले की गंभीरता और जो सामाजिक दबाव था, उसको देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में? जी, ताकि सुनवाई तेजी से हो सके। सुनवाई 14 अक्टूबर 2013 को शुरू हुई। जज थी शालिनी फनसलकर जोशी और पीड़िता की पहचान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए पूरी सुनवाई इन कैमरा हुई। इन कैमरा मतलब बंद कमरे में? हाँ, मतलब आम पब्लिक या मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे मामलों में सबूत बहुत मायने रखते हैं। प्रोसिक्यूशन ने क्या सबूत पेश किए? कितने मजबूत थे वो? सबूत काफी मजबूत थे। देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो फोरेंसिक जांच से मिला। डीएनए वाला? हाँ, बिल्कुल। आरोपियों का डीएनए जो है वो पीड़िता के कपड़ों और शरीर से लिए गए सैंपल से मैच कर गया। ये एक तरह से अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण होता है। सही बात है। इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल फोन से पीड़िता की वो जो आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, वो भी बरामद हुईं। ये भी उनके सीधे शामिल होने का सबूत था। और गवाह?
100 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हुए। इसमें पीड़िता खुद थी, उनके सहकर्मी थे, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर और भी कई लोग। इस पूरी प्रक्रिया में जांच या मेडिकल के दौरान कोई विवाद या कोई कमी भी सामने आई थी? हाँ, एक गंभीर बात सामने आई थी। वो जो दूसरा मामला था, टेलीफोन ऑपरेटर वाला, हाँ। उसकी मेडिकल जांच के दौरान पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट किया गया था। क्या? लेकिन उस पे तो बैन लग चुका था ना? बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने खुद ही मई 2013 में, मतलब इस घटना से कुछ महीने पहले ही, इस टेस्ट पर रोक लगा दी थी। ये टेस्ट न सिर्फ अवैज्ञानिक माना जाता है, बल्कि सर्वाइवर के लिए अपमानजनक भी है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के भी खिलाफ है। तो ये तो एक बड़ी चूक थी। हाँ, निश्चित रूप से ये एक गंभीर चूक थी। चलिए अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, अदालती फैसलों पर। निचली अदालत मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? मार्च और अप्रैल 2014 में फोटो जर्नलिस्ट मामले में फैसले आए। कोर्ट ने इसे एक बहुत ही वैश्याना और समाज को झकझोर देने वाला अपराध माना। और जो 3 मुख्य आरोपी थे, विजय जाधव, कासिम शेख और मोहम्मद सलीम अंसारी, क्योंकि वो आदतन अपराधी थे और टेलीफोन ऑपरेटर वाले मामले में भी दोषी पाए गए थे। हाँ, वो रिपीट ऑफेंडर्स थे। जी, तो कोर्ट ने उनके केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरले से भी विरला मामला माना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर। और इसी आधार पर उन्हें आईपीसी की धारा 376E के तहत मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा? हाँ, ये धारा 376E जो है, ये 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही जोड़ी गई थी, खास तौर पर ऐसे अपराधियों के लिए जो बलात्कार का अपराध दोहराते हैं। अच्छा, ये नई धारा थी उस वक्त? जी, और शायद ये इस नई धारा के तहत दी गई पहली मौत की सजाओं में से एक थी। इस लिहाज से भी ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। ये तो बहुत ही सख्त फैसला था। बाकी 2 आरोपियों का क्या हुआ? सिराज खान और वो नाबालिग? चौथा आरोपी सिराज खान, जिसके बारे में माना गया कि ये उसका पहला अपराध था, उसे आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद की सजा मिली। और नाबालिग? नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में गया। वहां उसे जुलाई 2014 में दोषी पाया गया और कानून के हिसाब से जो अधिकतम सजा हो सकती थी 3 साल, उसके लिए उसे सुधार गृह भेजा गया। और जो दूसरा केस था टेलीफोन ऑपरेटर वाला, जी। उसमें क्या सजा हुई? उस मामले में भी फैसला मार्च 2014 में ही आया था। उसमें जो 4 वयस्क दोषी थे, उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो निचली अदालत ने तो मतलब एक मिसाल कायम करने की कोशिश की, दोहराए गए अपराध के लिए फांसी। लेकिन क्या ये सजा टिकी? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में अपील होती है। बिल्कुल, अपील हुई। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। दोषियों ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की। काफी लंबी सुनवाई चली और फिर 25 नवंबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया। क्या फैसला था वो? जस्टिस SS शिंदे और NJ जमादार की बेंच थी। उन्होंने उन तीनों दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मौत की सजा को उम्र कैद में। लेकिन क्यों? निचली अदालत ने तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा था। हाँ, देखिए, हाईकोर्ट का जो मुख्य तर्क था वो ये था कि भले ही ये दोषी आदतन अपराधी थे, लेकिन उनमें सुधार की संभावना मतलब पोटेंशियल फॉर रिफॉर्म से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा। हमारी न्याय व्यवस्था में मौत की सजा को बिल्कुल आखिरी विकल्प माना जाता है। अगर जरा भी गुंजाइश दिखती है कि अपराधी सुधर सकता है तो जीवनदान देने पर विचार होता है। हाईकोर्ट ने माना कि ये मामला उस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी की दहलीज पर जरूर है, लेकिन उसे पार नहीं करता। मतलब ऐसी स्थिति नहीं है कि मौत की सजा ही एकमात्र रास्ता हो। क्या राज्य सरकार ने इस फैसले को माना या सुप्रीम कोर्ट गई? नहीं, महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं थी। उन्होंने मौत की सजा को बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे ही बरकरार रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल फैसला ये रहा कि तीनों मुख्य दोषियों की सजा मौत से बदलकर आजीवन कारावास हो गई। जी बिल्कुल। तो आज की तारीख में 2025 तक उनकी क्या स्थिति है, वो कहाँ है? अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो तीनों, विजय जाधव, कासिम शेख और सलीम अंसारी, दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तिहाड़ जेल में? हाँ। जो नाबालिग दोषी थे वो तो अपनी सजा पूरी करके रिहा हो चुके हैं। सिराज खान भी उम्र कैद काट रहा है। फिलहाल उनकी सजा में कोई बदलाव या रिहाई की कोई खबर नहीं है। इस पूरे मामले ने कानूनी और सामाजिक तौर पर क्या असर डाला? क्या कुछ बदला इसके बाद? कानूनी स्तर पर तो जैसा हमने कहा, इसने 2013 के नए बलात्कार कानून, खासकर धारा 376E जो रिपीट ऑफेंडर्स के लिए है, उसके इस्तेमाल और उसकी व्याख्या को लेकर एक अहम केस स्टडी बन गया ये। हाँ। भले ही मौत की सजा आखिर में कम हो गई, लेकिन निचली अदालत का वो फैसला अपने आप में एक बहुत कड़ा संदेश था उस वक्त। और जमीनी स्तर पर सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव हुए। उस शक्ति मिल्स कंपाउंड का क्या हुआ? हाँ,
फौरी तौर पर तो मुंबई पुलिस ने शक्ति मिल्स परिसर को नो एंट्री जोन बना दिया। वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। अच्छा। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हो। ये दिखाता है कि कैसे कोई एक घटना शहर के ऐसे अनदेखे उपेक्षित कोनों पर ध्यान खींच सकती है। सामाजिक असर भी तो बहुत गहरा रहा होगा, खासकर मुंबई शहर में। बिल्कुल। समाज में बहुत गुस्सा था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं। #SafeMumbai जैसे हैशटैग चले, विरोध प्रदर्शन हुए, सिविल सोसाइटी एक्टिव हुई। लोग सड़कों पर उतरे, सुरक्षित पब्लिक स्पेसेस की मांग की। और शायद सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली बात पीड़िता फोटो जर्नलिस्ट का रवैया रहा। निश्चित रूप से। अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए भी उन्होंने जिस हिम्मत से इस ट्रॉमा का सामना किया और फिर दूसरी सर्वाइवर्स की मदद के लिए एक फंड शुरू किया, वो वाकई असाधारण है, बहुत सकारात्मक। इस केस ने कुछ और बहसों को भी हवा दी थी शायद, जैसे मीडिया की भूमिका। क्या रिपोर्टिंग संवेदनशील थी या कहीं मीडिया ट्रायल हावी हो गया था? हाँ, ये सवाल भी उठे थे। और पुलिस सुधारों की जरूरत पर भी शायद फिर से जोर दिया गया। जी हाँ, ये सारे पहलू चर्चा में आए। और देखिए, हाल ही में 2024 में एक अकादमिक जर्नल में एक विश्लेषण छपा था। उसमें भी इस केस के कानूनी पहलुओं और फैसले की बारीकियों पर बात की गई थी। कुछ आलोचनात्मक नजरिए भी थे, खासकर मौत की सजा कम करने वाले तर्क पर। अच्छा। हाँ, हालांकि उससे कोई जमीनी बदलाव तो नहीं आया, लेकिन ये दिखाता है कि ये केस अकादमिक और कानूनी हलकों में आज भी रेलेवेंट माना जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो शक्ति मिल्स कांड एक भयानक अपराध था। जांच बहुत तेजी से हुई, निचली अदालत ने बहुत सख्त अभूतपूर्व सजा सुनाई, लेकिन अपील में वो सजा कम हो गई। फिर भी इस मामले ने कानूनों पर, सुरक्षा के इंतजामों पर और समाज की सोच पर एक गहरी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर हमें शायद लगातार सोचने की जरूरत है। क्या? देखिए, शक्ति मिल्स जैसे मामलों से हमने सबक सीखे, ठीक है, पुलिस ने उस जगह को सुरक्षित भी किया होगा, लेकिन क्या हमारे शहरों में आज भी ऐसी अनगिनत वीरान, उपेक्षित, अंधेरी जगह मौजूद नहीं है? हाँ, ये तो है। जो कमजोर लोगों के लिए, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए एक पोटेंशियल खतरा बनी हुई हैं। ये जो हमारे शहर इतनी तेजी से फैल रहे हैं, इस विकास और नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये जो अर्बन प्लानिंग होती है, शहरी नियोजन, उसमें सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता मिलती है? ये सवाल आज भी उतने ही मौजू हैं, और इनका जवाब ढूंढना ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है।